Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is root of magnetism. कि भाई मैग्नेटिज्म का रूट कहाँ से है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वो हमको फाइंड आउट करना है। कि भाई हमारा मैग्नेट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होती है, वो तो हमने फाइंड आउट किया, पर व्हाट इज़ द रूट ऑफ मैग्नेटिज्म वो हमको निकालना है। ठीक है, ओके। देन पर हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई हमने पिछले लेक्चर में जो गैल्वेनोमीटर हमने स्टडी किए थे, तो गैल्वेनोमीटर टू हम कन्वर्ट करेंगे ए मीटर में, और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम वोल्ट मीटर में। हम वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हमको एक स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से हमने क्वांटिटी को डिराइव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या था, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन आफ्टर हमारे पास कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल था और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल थी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करवाते थे, तो वहाँ पे एक फोर्स लग रही थी, एक मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स लगने से वो मूविंग चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन करने लगते थे, ठीक है, इसके एक रोटेशनल मोशन करने लगते थे। ओके, और रोटेशनल मोशन किया, वो वाली फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू QEB, और उसकी फोर्स के आप डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से। ठीक है, दिस इज अ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ वेलोसिटी। ओके, तो ऐसे हमने उसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया, एफ इज इक्वल टू QEB। ओके, देन आपने हमें देखा कि भाई वो रिवॉल्यूशन कर रही है, तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी हमने ट्राई की, भाई उसकी रेडियस कितनी होगी, देन आपने उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा। ओके, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो सारी की सारी टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया था। देन आफ्टर हमने देखा था कि भाई लॉरेंस फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉरेंस फोर्स, कि भाई हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है, तो उसके पास एक चार्ज की भी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर लेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगी। ठीक है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो हमारी मिस के लोरेंस फोर्स का हमको इक्वेशन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको एक इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन एफ इज इक्वल टू QEB मिस के ऐड करना पड़ेगा, और देन आपने मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन एफ इज इक्वल टू QEB, और दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। दिस फोर्स इज नॉन एज द लोरेंस फोर्स। ओके, देन पर हमने क्या स्टडी किया था कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप करंट कैरिंग एलिमेंट लाते हो, ऐसे आपके पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट अवेलेबल है, इसमें से आप करंट का फ्लो करवाएंगे, और आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया आइडियल। ओके, तो वहाँ पे फोर्स लगती थी एफ इज इक्वल टू IAB, और एक ऐसे का तो वो ऐसे वो ट्रैवल करेगी, वो आपकी कमीज के डायरेक्शन पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके, ध्यान पर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, बट हम उसको परपेंडिकुलर नहीं भेज देते हैं। ठीक है, अगर हमने परपेंडिकुलर भेजा तो वो एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा, बट हमने कोई एक एंगल में हमने भेजा। ओके, तो हमने कोई एक एंगल में रख के उसको एंटर करवाया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, देन आफ्टर वो क्या करती है, एक रिवॉल्यूशन भी करती है और आगे भी चली जाती है, तो उसका मोशन क्या हो गया भाई, ऐसा हो गया, तो ए वाली मोशन को हम क्या बोलेंगे, हेलिकल शेप बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो और हेलिकल शेप का हमने उसकी पीस की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी। देन आफ्टर वेलोसिटी सिलेक्टर हमने स्टडी किया था। वेलोसिटी सिलेक्टर का क्या मीनिंग होता है, वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी को हमको फिल्टर करना है कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक एलिमेंट अवेलेबल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है, इसमें से डिफरेंट वेलोसिटी वाली एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होती है, इसमें से हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली चार्ज पार्टिकल हमको चाहिए, क्योंकि हमको एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट को हमको स्टडी करना है, वहाँ पे हमको उसको हिट करवाना है। ओके, तो हमने वो मिस के कंस्ट्रक्शन उसका देखा था, और देन पर हमने स्टडी किया कि भाई उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू आती है E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जितनी उसकी वेलोसिटी हमको मिलेगी। ओके, देन पर हमने फाइंड आउट किया था साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होती है, इट इज़ द वन टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज़ द प्रोड्यूस द एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल। वो एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में मीट करवा के उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी लिमिटेशन भी देखी थी और सिंक्रोनाइजेशन भी हमने देखा था। ओके, देन पर हमने स्टडी किया था एक B.O. सर्वेंट लो। तो B.O. सर्वेंट नाम का साइंटिस्ट ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट की थी। ठीक है, ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की उसने मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट उसने एक मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू निकाली थी। ओके, उसने क्या बताया कि भाई उसके पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से करंट I का फ्लो होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R जितना डिस्टेंस तक उसका गिवन पॉइंट P था, वो गिवन पॉइंट P पे उसको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसने इक्वेशन बताया कि भाई dB = μ0 आइडियल sin θ/4πr²। ठीक है,
ओके, देन après हमने उसकी कंपैरिजन एक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी की और बहुत सारे हमने सेंटर्स हमने स्टडी किए थे, ठीक है, उसकी सिमिलरिटी भी देखी थी और मीन्स के उसके साथ हमने कंपैरिजन किए थे। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ मीन्स के एम्पियर नाम का साइंटिस्ट ने बनाया था। उसने वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने बताया था, बट उसने एक इजी तरीके से बताया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई होती है। उसने एक एम्पियर सर्कुलर लूप मीन्स का कंसिडर करने को बोला और एम्पियर सर्कुलर लूप में जितना भी करंट एलिमेंट है उसको हमको एडिशन करके उसके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आपने बियो-सावर्ट लॉ की हमने एप्लीकेशन देखी थी एक सर्कुलर रिंग वाली। ओके, तो सर्कुलर रिंग के सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमने निकाला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देन आपने ऑन दी एक्सिस पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। देन आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन में देखी थी स्टेट कंडक्टर के रिगार्डिंग। ओके, ऐसा कोई एक हमारे पास स्टेट कंडक्टर था तो हमने यहाँ पे गिवन पॉइंट पी था, तो गिवन पॉइंट पी पे मिस के हमारी एम्पियर सर्कुलर लूप हमने ड्रॉ की थी। ओके, देन आपने उसका इक्वेशन निकाला था, तो उसका इक्वेशन निकला था बी इज इक्वल टू 2 पाई मिस के म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ओके, देन आपने एक फिनाइट लेंथ वाली, दिस इज द इनफिनाइट, जो पहले एम्पियर सर्कुलर लूप के लिए हमने कंसिडर किया था वो इनफिनाइट वाली थी, दिस इज द फिनाइट। ओके, द फिनाइट और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक r अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड निकाला था, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा फाइंड आउट हुआ था म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। देन आपने हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में भी हमने देखा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दोनों की म्यू नॉट एन आई आती है, बट सोलेनॉइड के लिए हम एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, और टोरॉइड के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही लिखेंगे। पर टोरॉइड के लिए एक सर्कुलर रिंग होती है तो उसका सर्कमफरेंस हम कंसिडर करेंगे 2πr हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, देन आपने हमने दूसरा क्या स्टडी किया था कि भाई हमारे पास ऐसा दो कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से हमने करंट का मिसके फ्लो करवाया है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो करवाएंगे तब उसके बीच में एक फोर्स की जनरेट होगा। वो फोर्स क्या आएगा भाई, सेम डायरेक्शन में है इसलिए वहाँ पे फोर्स लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे के नियर आएंगे। वो फोर्स की क्वांटिटी क्या हमने फाइंड आउट की थी कि भाई एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd, उसकी बीच का डिस्टेंस हमने डी कंसिडर किया। ओके, देन आपने अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपल्शन होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर चला जाएंगे, ठीक है। ओके, देन आपने हमने दूसरा क्या स्टडी किया था कि हमने टॉर्क फाइंड आउट किया था। इसका टॉर्क एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने कोई एक रेक्टेंगुलर कोयल या कोई सर्कुलर कोयल आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हुई थी, वो टॉर्क का इक्वेशन हमारा निकला था टाउ इज इक्वल टू NI/AB sin θ। ओके, देन आपने हमने स्टडी किया गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हमने स्टडी किया। देन आपने गैल्वेनोमीटर में क्या मिसके हमने क्या डिफरेंट हमने स्टडी किया कि भाई एक रेडियल मैग्नेट के बारे में हमने स्टडी किया, वो एवरी पॉइंट पे एवरी डिफ्लेक्शन पे वो टॉर्क को मैक्सिमम बना देती थी। जो थीटा की डिपेंडेंसी थी उसने वो रिमूव कर दिया, और थीटा पे डिपेंड ही नहीं था, क्योंकि जहाँ पे भी आप डिफ्लेक्शन करवाते हो, जहाँ पे भी आपकी कोई रोटेशन होगी कोई भी एंगल पे, वहाँ पे टॉर्क आपका मैक्सिमम ही लगता था, ठीक है। वो एक रेडियली मैग्नेट की एक मिसके एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, देन आपने हमने क्या स्टडी उसके गैल्वेनोमीटर के वर्किंग के बारे में हमने स्टडी किया। वहाँ पे एक टॉर्सनल स्प्रिंग, एक हेयर स्प्रिंग अपने रखी हुई है, ठीक है। हमारे पास ऐसी कॉइल है, तो वो कॉइल के सेंटर में हमने यहाँ पे एक लास्ट में हमने एक हेयर इसके स्पाइरल स्प्रिंग रखी हुई है, और स्पाइरल स्प्रिंग में क्या जनरेट हो जाएगी, एक काउंटर टॉर्क जनरेट होगी। ये जैसे ही रोटेशन होगी तो वो स्प्रिंग टाइट होके जाएगी, ठीक है। ओके, उसके पास एक टॉर्सनल स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो टॉर्सनल कांस्टेंट एक के होता है, ठीक है। ओके, देन आपने हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बारे में भी हमने देखा था। करंट सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग होता है कि भाई हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और इसमें से हमने एक इसके करंट का फ्लो करवाया, पर डिफ्लेक्शन करंट कितनी फाइंड आउट हुई, इट इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। देन आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हम बोलेंगे, पर डिफ्लेक्शन वोल्टेज कितना फाइंड आउट हुआ, पर डिफ्लेक्शन वोल्टेज कितना फाइंड आउट हुआ, इट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी, सो दैट डिफ्लेक्शन 5 पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। ओके, और उसका फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आज हमको देखना है कि भाई रूट ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में। ओके, हमको निकालना है रूट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो अब कोई भी एलिमेंट आप देखिए कि भाई कोई भी एलिमेंट है, सपोज कि मेरे पास ऐसा कोई यहाँ पे एलिमेंट अवेलेबल है, उसको मैं ब्रो करूँगा तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा, मोलेक्यूल्स फाइंड आउट होगा, और मोलेक्यूल्स को मैं ब्रो करूँगा तो क्या फाइंड आउट होगा, एटम। और एटम के बारे में आप जानते हो कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होती है और उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है।
ओके, कोई भी चार्ज पार्टिकल का जिसके मोशन में होगा इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, वो रिवॉल्यूशन कर रही है, तो उसके पास मिसके का वेलोसिटी अवेलेबल है। ओके, तो वो क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी, और एवरी इलेक्ट्रिक करंट इज अ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमको रूट मिल गया। हमारा कोई भी एक इसके पार्टिकल है, वो पार्टिकल मोलिक्यूल्स का बनाया हुआ होगा, वो मोलिक्यूल्स को हम तोड़ देंगे तो हमको एटम फाइंड आउट होगा। और एटम का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन हमारी ऑर्बिट पे एक रिवॉल्यूशन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसके मूवमेंट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक मूवमेंट अवेलेबल है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई वो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि भाई इट इज़ द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हमको क्या मिल गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट हमको किससे मिला कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल्स अपने एटम न्यूक्लियस के अराउंड वो रोटेशन कर रही थी। ठीक है, ओके, तो ऐसे हमको उसका रूट ऑफ मैग्नेटिज्म हमको फाइंड आउट हुआ। ओके, तो हमारा जो एटम की इनसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है, तो वो क्या बना देगी, एक मैग्नेटिक मोमेंटम बनाएगी। वो मैग्नेटिक मोमेंटम एक एटम की होगी, और सभी सारे एटम मिलके एक मोलिक्यूल्स बनाएंगे, और सभी सारे मोलिक्यूल्स मिलके एक पार्टिकल बनाएगी, और सभी सारे पार्टिकल से हमारी अर्थ बनी हुई है। तो हमारी अर्थ के पास भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके पास भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसलिए तो हमारे पास ऐसा सपोज कि आप मान लीजिए कि हमारे पास वो मैग्नेट है, वो मैग्नेट को हमने यहाँ से थ्रेड से लटका दिया, तो वो किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, क्योंकि हमारी मैग्नेट हमारा मिस के जो अर्थ अवेलेबल है, तो अर्थ के पास भी मैग्नेट अवेलेबल है, तो ये एक हमारा डायपोल जैसा हो गया। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जाके रुकेगा। ठीक है, तो एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकेगा, ख्याल आया। और हमने आगे भी देखा था कि भाई हमारे जो अर्थ अवेलेबल है, तो अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने निकाली थी 10⁻⁵ टेस्ला थी, 10⁻⁵ टेस्ला। और सभी सारी मैंने वैल्यू आपको मिस के लिखवाई थी। ठीक है, ओके, तो आपको मालूम पड़ा कि भाई अर्थ ऑफ मिस के रूट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होती है। ओके, ओके, टुडे अवर टॉपिक इज रूट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा कि भाई कोई भी एक एलिमेंट होती है, वो एलिमेंट एक मोलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, और मोलिक्यूल्स के इनसाइड एक एटम होती है, और एटम के इनसाइड एक मीन्स का इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन करती है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन करने का मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई ऐसे उसकी ऑर्बिट होती है इलेक्ट्रॉन की, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे एक रिवॉल्यूशन करता है, एक इलेक्ट्रॉन मिस के ऐसे रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, और यहाँ से उसकी डिस्टेंस मिस के इसकी रेडियस होती है आर, ऑर्बिट की रेडियस होती है आर। ओके, तो ऐसे वो एक रिवॉल्यूशन करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज ही अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्यूशन करती है, तो मिस के वो एक मूवमेंट कर रही है। अब कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट से हमारी क्या बनेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्योंकि आपने बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है, या तो कोई एक इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को या मूविंग चार्ज पार्टिकल हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो वो क्या जनरेट कर सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे ये करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूँ कि भाई करंट ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो करंट की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैं चार्ज पर यूनिट टाइम हमारी ऐसी इक्वेशन होती है, बट यहाँ पे क्या मूवमेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन। तो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया। ओके, उसको रिवॉल्यूशन करने से वो वापस यहाँ पे आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगेगा इट इज टाइम इज नॉन एज अ टाइम पीरियड। उसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, इट इज नॉन एज अ टाइम पीरियड टी। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड में टी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों रखी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है,
बेसिक आपने बैटरी के साथ कनेक्शन करके आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो मीन्स का दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रही है। आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग हमको देखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, इट इज़ नॉन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो मुझे फ्रीक्वेंसी और करंट के साथ हमको रिलेशनशिप बनानी है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए कि भाई इनवर्स ऑफ टाइम इट इज़ नॉन एज अ फ्रीक्वेंसी, सो दैट आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई इंटू आप म्यू लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ द म्यू, दिस इज द साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप एफ भी लिख सकते हो, माइनस ई इंटू एफ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन आप इलेक्ट्रॉन मिस के रिवोल्यूशन हो रही है, एक रिवोल्यूशन वो कर रही है, तो वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी, तो उसके पास क्या होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमको करंट का रिलेशनशिप निकालना है, तो आप उसका इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, देखिए कि भाई यहाँ पे इसको उसका इक्वेशन यहाँ पे टी अवेलेबल है, तो एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। ओके, मैं क्या कर देता हूँ कि भाई टी को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ। ओके, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/ω हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टी है तो टी के बदले में क्या लिख देता हूँ, 2π/ω में लिख देता हूँ। तो करंट की आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है कि भाई E/2π/ω, जो डिवाइड का डिवाइड कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये उसका इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। ओके, तो आपने कौन कौन के साथ में इसका रिलेशनशिप बना दिया, एक फ्रीक्वेंसी के साथ और एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ऐसे आपने करंट की इक्वेशन बना दी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में इसके यहाँ पे रिवोल्यूशन कर रही है, तो उसके पास स्पीड होगी, ठीक है। वो स्पीड हमको अब निकालनी है, तो स्पीड आप कैसे निकालते हैं, बेसिक स्पीड का इक्वेशन हमने 11th में हमने स्टडी किया कि भाई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इट इज नॉन एज अ स्पीड। ओके, तो स्पीड मीन्स के वेलोसिटी v इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। तो ए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के वो वापस यहाँ पे आएगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ओके, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने टाइम कितना लिया होगा, 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपने क्या बोली थी कि भाई आपका चार्ज पार्टिकल 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए वो जितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉन एज अ टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 1 चक्कर लगाती है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सरकमफेरेंस जितना, तो उसका सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या आती है, 2πr आती है। तो 2πr अपन हम टाइम पीरियड टी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमने टाइम पीरियड टी हमने निकाल दिया। ओके, ध्यान आफ्टर इसमें से आप टाइम पीरियड टी को भी सब्जेक्टिव बना सकते हो। ओके भाई, टी इज इक्वल टू 2πr/v। ओके, तो ऐसे हमने इक्वेशन मिला कि भाई दिस इक्वेशन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इक्वेशन इज अ टाइम पीरियड। ओके, ध्यान आप हमको क्या निकालनी है कि भाई आप देखिए ये वाली आप फिगर देखिए कि भाई आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में रिवोल्यूशन कर रही है। ओके, तो हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था आगे कि भाई हमारे पास ऐसी कोई एक सर्कुलर रिंग अवेलेबल है, वो सर्कुलर रिंग में एक इलेक्ट्रिक करंट हम पास आउट करवाते हैं, ऐसे ऐसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाते हैं। आपने देखा था कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो वो कैसा बिहेव करेगी, एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में आप ऐसे रखिए तो आपकी थंब क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी बताएगी, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी करंट जाएगी तो एक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसी जाती है तो आपका इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेगा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा। कि भाई आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। ख्याल है आपको। ओके, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी एक सर्कुलर रिंग में, तो ऐसा तो बिहेव यहाँ पे है। ओके, तो ए वाला कॉन्सेप्ट हम किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, कि सर्कुलर रिंग वाला कॉन्सेप्ट के साथ हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और हमने एक फाइंड आउट किया था एक सर्कुलर कॉइल की एक मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाली थी, और सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने क्या निकाली थी, कैपिटल M इज इक्वल टू NI, ए हमने निकाली थी। व्हाट इज द n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1 ही है, तो हम n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का इक्वेशन क्या मिला, I इंटू ए मिला। चला है, कौन सा कॉन्सेप्ट से हमने फाइंड आउट किया, एक सर्कुलर रिंग वाला कॉन्सेप्ट से हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि ऐसा ही एक बिहेव करती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम लिखते हैं एक सर्कुलर रिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, क्योंकि उसके मैग्नेटिक मोमेंटम का हमको इक्वेशन मालूम था कि भाई NI ए होता है, तो ए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
ओके, कितनी आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, NiA आती है, बट यहाँ पे N इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू A लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज दी I इज इक्वल टू E अपॉन T, तो हम यहाँ पे E अपॉन T हम लिख देंगे। और यहाँ पे एरिया कितना होगा कि भाई सर्कुलर रिंग का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दिया। चला है आपको। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं साइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई म्यू साइन है आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की, ठीक है। आप स्मॉल एम भी लिख सकते हो, कैपिटल एम भी आप लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे म्यू लिख दिया। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आप टाइम पीरियड टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जो आपने यहाँ पे निकाली 2 पाई आर अपॉन वी, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि भाई म्यू इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर, और डिवाइड चला जाएगा भाई मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ओके, देन आफ्टर आप देखें कि भाई यहाँ से पाई इज कैंसिल और आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा कि भाई म्यू मीन्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ EVR अपॉन 2, बट यहाँ पे आपको क्या लगा देनी है, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। ख्याल आया आपको। ओके, और देन आप देखिए कि भाई ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम फाइंड आउट हुई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मीन्स के रिवोल्यूशन हो रही है। ओके, तो कोई भी जो पार्टिकल मीन्स के कोई एक लीनियर मोशन कर रही है, तो उसके पास एक मोमेंटम होती है, वो मोमेंटम क्या होती है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन हमको अच्छे से आते हैं, P इज इक्वल टू mb। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल एक एंगुलर मोशन कर रही है, तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे लीनियर मीन्स के आपका चार्ज पार्टिकल कोई लीनियर मोशन नहीं कर रहे हैं, बट एंगुलर में मोशन कर रही है, तो हमको एक एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या होएगा, L इज इक्वल टू MBR। लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन क्या आती थी, P इज इक्वल टू MB। तो लीनियर के साथ हमने R के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये वो कन्वर्ट हो जाएगी एक एंगुलर मोमेंटम में। जैसे कि हमारे पास एक लीनियर स्पीड अवेलेबल है V, और हमको एंगुलर स्पीड हमको निकालनी है। लीनियर स्पीड हमारे पास V अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे भाई, लीनियर स्पीड V और एंगुलर स्पीड हमारे पास है W, ठीक है, ओमेगा है, तो हम क्या कर देंगे, V इज इक्वल टू R ओमेगा, एंगुलर के साथ हमने ओमेगा लगा दिया। ख्याल आया कि नहीं आया। तो ऐसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंट मीन्स का लीनियर मोमेंटम है MB, तो MB के साथ हमने R लगा दिया, तो ऐसे वो फाइंड आउट हो जाएगा। ख्याल आया। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना है कि भाई एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट L इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, MBR हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आपने लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू MB होती है, दिस इज अ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक रोटेशन कर रही है, इसलिए हमको क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ही हमको चाहिए। ओके, तो मैं उसका मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर electron is rotate in circular motion in orbit, so that angular moment ओके, सो दैट हमको एंगुलर मोमेंट हमको निकालनी है कि भाई एंगुलर मोमेंट U हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, बट एंगुलर मोमेंटम क्या आती है, MBR आती है। बट यहाँ पे V और R अवेलेबल है, M अवेलेबल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लिकेशन और हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए U इज इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो MBR इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते हो। तो म्यू इज इक्वल टू क्या थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। देखो यहाँ पे मोमेंटम बहुत आ रही है, बट आपको याद रखना है कि भाई व्हाट इज द म्यू इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, एंड व्हाट इज द L इज अ लीनियर मींस के एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे MBR के बदले में क्या लिख सकता हूँ, L। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, -L अपॉन 2me हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई आपका इक्वेशन -EL अपॉन 2me, व्हाट इज द L इज एंगुलर मोमेंटम। मैं यहाँ पे कैपिटल L ही लिखता हूँ, ठीक है, वरना स्मॉल लेंथ आप मीन्स के L आप लेंथ कंसिडर कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया कि ये मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन में इसके अपोजिट होती है। ये एंगुलर मोमेंटम इसके कौन इसके रोटेशन कर रही है, कौन सा पार्टिकल रोटेशन कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है।
तो हमने ऐसा यहाँ पे लगा दिया राइट हैंड थंब रूल से, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ जाएगा अपर डायरेक्शन में। ओके, देन अपने करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे देखें कि भाई थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन फाइंड आउट हुई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम और एंगुलर डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई नेगेटिव साइन इज शो दैट magnetic dipole momentum mu and angular momentum L are in opposite direction, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, देन आफ्टर आप देखिए कि भाई एल का क्या मीनिंग होता है, एंगुलर मोमेंटम होती है, तो उसके पास कोई एक पार्टिकल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिवॉल्यूशन हो रही है, एंगुलर मोमेंटम का क्या मीनिंग होगा कि भाई कोई भी एक पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगी। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रही है, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रही है। अगर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन कर रही है तो इट इज द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट एंड सो दैट इट इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक मोमेंटम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम उसने फाइंड आउट कर लिया, चला है आपको। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे साइन में इंडिकेट नहीं करता हूँ, ओनली पर मैं मैग्नीट्यूड में कंसिडर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यू इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2m में लिख सकता हूँ। ये मुझे इसका कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है, बट बार बार मेरे से स्मॉल हो जाता है। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई म्यू फाइंड आउट करना है। मैं एल को मैं यहाँ से ले आता हूँ। ओके, तो म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन 2m। ओके, जो ए हमको रेशो मिली, दिस रेशो इज नॉन हैज मीन्स के ये जो म्यू और एल की बीच का जो रेशियो हमको मिला, ये रेशियो हमको कांस्टेंट मिलेगा। क्यों कांस्टेंट मिलेगा, देखिए म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू आपको क्या मिला, ई अपॉन 2m मिला। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि भाई 9.1 × 10⁻31 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखिए कि भाई 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पे 2 × 9.1 × 10⁻31, तो उसकी वैल्यू हम क्या फाइंड आउट हुई, 8.8 × 10⁻10। ओके, तो ये जो रेशियो फाइंड आउट हुआ, वो रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, वो रेशियो को हम बोल सकते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोल सकते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि वो एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है, कि भाई व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो म्यू अपॉन एल को भी डायरेक्ट मैग्नेटिक रेशियो बोल सकते हैं, या तो ई अपॉन 2m को भी क्या बोल सकते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो आप बोल सकते हैं। ये वर्ड कैसा है, गायरो का क्या मीनिंग होता है, कि गायरो का मीनिंग होता है कि भाई घूमना, और घूमने के लिए उसके पास कौन सी मोमेंटम होगी, एंगुलर मोमेंटम होगी। देन आफ्टर मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक मोमेंटम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू भी अवेलेबल है और एंगुलर मोमेंटम एल भी अवेलेबल है। गायरो का मीनिंग होता है घूमना, और मैग्नेटिक का मीनिंग होता है कि भाई मैग्नेटिक कौन प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल अवेलेबल है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ओके, और आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछा होगा कि भाई गायरोमैग्नेटिक का यूनिट बताए, तो गायरोमैग्नेटिक का यूनिट म्यू अपॉन एल, वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो आप क्या लिख सकते हो, उसका यूनिट कूलम पर किलोग्राम आप लिख सकते हो, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है, ओके, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपको तो म्यू अपॉन एल गायरोमैग्नेटिक रेशियो नहीं फाइंड आउट करना है, बट आपको तो ओनली पर म्यू ही फाइंड आउट करना है। तो आपको एल की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, बट एल की वैल्यू क्या होती है, MBR होती है, बट आपको MBR नहीं पुट करनी है। आपने एटॉमिक का नेचर आपने देखा एटम के चैप्टर में, तो उसमें बोर्स ने बताया हुआ था कि भाई जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होती है वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में वो रिवॉल्यूशन करती है। उसने एक हाइपोथेसिस में बताया था कि भाई एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आएगा, NH/2π। ठीक है, वो इसने बोर्स ने बताया हुआ था। ओके, तो हमको क्या करना है कि भाई बोर्स के हाइपोथेसिस में जाके वो वाले हाइपोथेसिस हमको लेनी है। ठीक है, सेकेंड हाइपोथेसिस में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू Bohr's hypothesis, electron is move in fixed orbit only.
इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रही है, एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव करेगी। ओके, और उसकी एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगी, फिक्स होगी। ओके, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, mvr। तो mvr इज इक्वल टू, बॉस ने क्या बताया कि भाई nh/2π होती है। व्हाट इज n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमने एक फर्स्ट ऑर्बिट भी कंसिडर किया हुआ है, तो n इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। व्हाट इज द h, h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 और इंटू 10⁻34। और उसका यूनिट आप कैसे निकालेंगे कि प्लांक नामना साइंटिस्ट ने, उसने एक एनर्जी का इक्वेशन आपको दिया हुआ था, E इज इक्वल टू एच एफ। इसमें से H को आप सब्जेक्टिव बनाइए तो E/F हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। तो जूल इंटू सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। ओके, और व्हाट इज द एन, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एन क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट होगी। ओके, हमने जो ये आगे का एक रिलेशनशिप हमने निकाला था कि भाई μ/L इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻10। तो मैं यहाँ पे वापस में लिख देता हूँ कि भाई μ/L इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ओनली फॉर म्यू फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंटम हमको निकालनी है। तो मैं एल को इस साइड में ले आऊँगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.8 इंटू 10⁻10 इंटू एल। बट एन, एल इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, NH/2π, बट एन इज इक्वल टू तो 1 हो जाएगी। ओके, तो 8.8 इंटू 10⁻10 इंटू H/2π, सभी क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, 8.8 इंटू 10⁻10 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू 3.14। ओके, और उसका आप आंसर फाइंड आउट कीजिए, तो उसका आंसर फाइंड आउट हो गया। में ए मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24। और मैग्नेटिक मोमेंटम का यूनिट क्या होगा कि भाई हमने इक्वेशन क्या लिखा था, NIA। व्हाट इज द एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, उसका कोई यूनिट नहीं होता। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने किसकी फाइंड आउट की, जो इलेक्ट्रॉन एटम की स्ट्रक्चर में जो रिवॉल्यूशन करती है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाली। तो उससे भी कम क्या मैग्नेटिक मोमेंटम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा वाला पार्टिकल हमें अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है, ठीक है। इन रिसेंट सिनारियो एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल फाइंड आउट हुआ है, दिस इज नॉन एज गॉड पार्टिकल, ठीक है। बट उसके बारे में अभी इसके रिसर्च चल रहे हैं, वो अभी तक इसका मिला नहीं है, बट उसके बारे में वो रिसर्च चल रही है। यहाँ पे साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी तक को हमारा पार्टिकल कौन सा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ने हमने छोटा सा एक पार्टिकल हमने मान लिया, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी हमको क्या मिलेगी, स्मॉल ही मिलेगी। तो हमको यहाँ पे क्या लिखनी है, म्यू मिनिमम लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द म्यू मिनिमम, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर द वन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ओके, हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक बोर्स मैग्नेट्रॉन भी बोल सकते हैं। बोर्स मैग्नेट्रॉन का क्या मीनिंग होता है, देखिए कि भाई ये बोर्स हाइपोथेसिस के बारे में आपने, बोर्स हाइपोथेसिस का एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लेके आपने वो फाइंड आउट किया है, ठीक है। ओके, तो बोर्स मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन का क्या मीनिंग होता है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में वो रोटेशन कर रही है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम मीन्स के क्रिएट हुई है। वो मैग्नेटिक मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, बोर्स मैग्नेट्रॉन हम बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये बोर्स मैग्नेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट ऑर्बिट, आपका इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन होती है उसके कारण कितनी मैग्नेटिक मोमेंटम क्रिएट हुई, इट इज द नोन एज द बोर्स मैग्नेट्रॉन। हम उसको बोल सकते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। ओके, देन आफ्टर आप देखिए कि भाई ये आपका जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो इलेक्ट्रॉन आपने कैसे कंसिडर किया था, एक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन हो रही है, एक ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन हो रही है उसके कारण उसके पास मैग्नेटिक मोमेंटम होती है, वो होती है 9.27 इंटू 10⁻24 जितनी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर क्या, वो ऑर्बिटल ही रिवॉल्यूशन करेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि भाई आप मिस के ग्रेविटी का मिस के आपकी अर्थ की रोटेशन के बारे में आप स्टडी कीजिए
कि भाई आपकी जो अर्थ है वो क्या सन की अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्यूशन मोशन करेगी, और अपनी एक्सिस पे भी वो रिवॉल्यूशन हो रही है, हम उस पर क्या बोलेंगे, स्पिन बोलेंगे, ठीक है। तो अपनी अर्थ है वो एक और सन की अराउंड भी रोटेशन मोशन कर रही है और अपनी खुद की एक्सिस पे वो स्पिन हो रही है। तो इन दोनों की मोशन के कारण उसके पास क्या होना चाहिए कि भाई मोमेंटम होना चाहिए। तो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यहाँ नहीं स्टडी कर सकते क्या, कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की अराउंड मीन्स के ऐसे एक रोटेशन मोशन भी करेगा और अपनी खुद की एक्सिस पे ऐसे एक स्पिन मोशन भी करेगी। बट हमको फाइंड आउट नहीं हुआ कि भाई वो स्पिन मोशन कर रही है या नहीं कर रही है। तो कोई साइंटिस्ट ने बोला कि भाई वो एक स्पिन मोशन कर रही है और दूसरा साइंटिस्ट ने बोला कि भाई वो स्पिन मोशन नहीं कर रही है। ओके, बट हमको मालूम नहीं चला, हमको एक प्रूव नहीं हुआ। क्यों प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ओनली फॉर एक वन पॉइंट पार्टिकल है, एक पॉइंट चार्ज है। वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज। जैसे कि आप देखिए कि भाई ए क्या है, एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है, एक हमारा एक पॉइंट चार्ज, ऐसा हमारा एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है। हमको कब मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे पास दो चार्ज है, तब वो रोटेशन मोशन करेगा, तो हमको ऐसे मालूम पड़ेगा। देखिए ये हमारा दो चार्ज पार्टिकल है, एक 1 और 2, वो एक रोटेशन मोशन करती है, तो आप नज़र आ सकते हो कि भाई ऐसे वो रोटेशन मोशन करती है। बट ओनली फॉर एक ही पार्टिकल है और मीन्स के वो घूमता है, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। देखिए ये पार्टिकल है, घूम रहा है, आपको क्या कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई वो घूम रहा है, ख्याल आया, नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ओनली फॉर वन पार्टिकल है, वो एक स्पिन मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है वो किसी को मालूम नहीं है। बट वो जो स्पिन मोशन हो रही है वो हम क्या मान लेंगे, उसकी एक इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो हम ऐसा मान लेंगे, ठीक है। तो उसकी डायपोल मोमेंटम और एक रिवॉल्यूशन होने की डायपोल मोमेंटम, दोनों की डायपोल मोमेंटम का एडिशन करके हमको क्या मिला कि भाई 9.27 × 10⁻24 मिला, ठीक है। ओके, तो उसका हम सेंटेंस लिख देते हैं, जो स्पिन मोशन हो रही है उसका सेंटेंस हम लिख देते हैं, ठीक है। बट अभी तक हमको मालूम नहीं हुआ। क्यों नहीं मालूम हुआ, क्योंकि एक हमारा इलेक्ट्रॉन एक 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, ओनली पर क्या है 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसिडर किया हुआ है। ओके, देयर इज another type of magnetic dipole moment attached with electron that is intrinsic dipole moment of spin, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। There is another type of the magnetic dipole moment attached with the electron that is the intrinsic dipole moment of a spin is a magnetic dipole moment. ओके, तो जो स्पिन हो रही है उसके कारण भी हमारी इतनी आएगी, ठीक है। मीन्स के स्पिन ये जो हमारी आ रही है ना, वो स्पिन और रिवॉल्यूशन दोनों की एडिशन करके हमको वो मिल रही है, ठीक है। तो जो स्पिन हो रही है वो क्या है, एक इंस्टेंटिक प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस रूट ऑफ केस ऑफ द मैग्नेटिज्म is root cause of magnetism. ओके, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रूट ऑफ मैग्नेटिज्म फाइंड आउट हो गया। तेना पर हमको देखना है कि भाई हम गैल्वेनोमीटर ने जो स्टडी किए थे वो गैल्वेनोमीटर को हमको ए मीटर में कन्वर्ट करनी है, देन आफ्टर गैल्वेनोमीटर को हमको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करनी है। और आपको यहाँ पे एक इसके बाद आपको याद रखनी है कि भाई जो ए मीटर होती है वो ए मीटर क्या मेजरमेंट करके आपको देगी, वो एक इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करके आपको देगी। ओके, देन आफ्टर आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आप अच्छे से जानते हो कि भाई सीरीज कनेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है और पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट इसके डिफरेंट होती है। ओके, तो हमारा इसके जो ए मीटर है, तो आप कोई भी सर्किट आप स्टडी कीजिए इन फिजिक्स में, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट आप स्टडी कीजिए, तो इसमें से जो ए मीटर होगा इसके जो करंट को मेजरमेंट करने वाला जो डिवाइस होता है ए मीटर, वो ए मीटर आप उसको एक सीरीज में ही लगाया हुआ होगा। क्यों सीरीज में लगाया हुआ होगा, क्योंकि सीरीज में आपका करंट क्या होता है, सीरीज में आपका करंट सेम होता है, इसलिए आपने ए मीटर को भी आप कहाँ पे लगाना है, सीरीज में लगाना है।
बट हमारे पास ए मीटर नहीं है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर को आपको एज ए मीटर तरीके आपको लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे, आप सीरीज में लगा देंगे। और गैल्वेनोमीटर के पास भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और आपने सीरीज में एक दूसरा रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। तो आपकी जो सर्किट का रेजिस्टेंस है ना, वो सर्किट का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से क्या हो जाएगा कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस वो आप अच्छे से जानते हो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाने से क्या होगा, करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR, सो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर आपने R को मैक्सिमम कर दिया तो करंट इज अ मिनिमम। ओके, तो आओ जो करंट को मेजरमेंट करके वो आपको देगा, दिस करंट इज अ डिफरेंट करंट। वो एरर वाला करंट होगा, वो परफेक्ट मीन्स के आपका करंट नहीं फाइंड आउट होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से मिनिमम होनी चाहिए। क्यों मिनिमम होनी चाहिए, कि भाई आपकी जो करंट होती है वो करंट कहाँ से मैक्सिमम ट्रैवल करेगी, एक मिनिमम रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम ट्रैवल करेगी। तो आपको गैल्वेनोमीटर में से करंट को फ्लो ज़्यादा नहीं करवाना है, क्या रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ओनली फॉर एक माइक्रो एमीटर जितना ही वो करंट को मेजरमेंट करके वो देता है। अगर आपने उस पर ज़्यादा करंट को इसके फ्लो करवा दिया तो उसकी इनसाइड आपने देखा कि भाई कॉपर का तार होता है, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो जल्दी से वो मेल्ट हो जाएगा। चला है, वो क्यों मेल्ट होगा, क्योंकि आपने एक जूल लॉ के बारे में भी आपने स्टडी किया हुआ है। ओके, तो जूल लॉ फॉर हीटिंग उसने क्या बताया था कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कोई भी कंडक्टर में से ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे एक हीट एनर्जी में वो जनरेट हो जाएगी, मीन्स के वो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। हमारे पास सिंपल सा ऐसा कोई कंडक्टर अवेलेबल है, उसको मैंने बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, तो उसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो वो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ वो कोलिजन करेगा। और कोलिजन का क्या मीनिंग होता है कि भाई फ्रिक्शन होता है। ओके, तो एवरी फ्रिक्शन वो क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक हीट एनर्जी जनरेट कर देती है, ठीक है। तो वो क्या करने लगेगा, भाई हीटअप करने लगेगा। चलाए आपको, तो कॉपर का तार में से आपने मैक्सिमम करंट का फ्लो करवा दिया, और उसका इक्वेशन मिल रहा था आपको H इज इक्वल टू I²RT, मीन्स के आपने मैक्सिमम करंट का फ्लो करवा दिया, उसका भी आपको स्क्वायर करना है। इतनी एनर्जी वो हीट एनर्जी में जनरेट करके वो आपको देगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो जाएगा तो कॉपर का जो बाउंडिंग था वो मेल्ट हो गया, तो आपकी गैल्वेनोमीटर क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या लगा दिया, एक उसके साथ एक पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस वाला एक डिवाइस लगा दिया, ठीक है। हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक शंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100, तो हमने उसके पैरेलल के साथ हमने 1 ओम रेजिस्टेंस वाला हमने रेजिस्टेंस लगा दिया कि जहाँ से मैक्सिमम करंट आपकी सर्किट में सपोज के एम्पियर जितनी करंट आ रही है, तो इसमें से मैक्सिमम करंट एक पैरेलल कनेक्शन में चली जाएंगी, और गैल्वेनोमीटर में से ओनली फॉर माइक्रोमीटर जितनी करंट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे उसका प्रॉब्लम का हमने सोल्व कर दिया। ओके, देन अपन को दूसरा देखना है कि भाई गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्ट मीटर जो डिवाइस होती है, दिस डिवाइस इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल। वो क्या मेजरमेंट करती है, एक पोटेंशियल मेजरमेंट करती है। ओके, और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आपने देखा कि भाई पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसलिए यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर हैज अ वोल्ट मीटर तरीके आपको यूज करनी है, तो आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन में लगाना पड़ेगा। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन में लगाने से क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में लगाने से तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस वो रॉन्ग बताने लगेगी, ठीक है। ओके, तो उसके साथ आपको एक सीरीज में एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर में कनेक्शन करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ आपको पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। वो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है वो एक गैल्वेनोमीटर का प्रोटेक्ट करेगा, और उसको हम बोलते हैं शंट ऑफ रेजिस्टेंस, और शंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू एक स्मॉल होती है, ठीक है। देन आपने हमने वोल्ट मीटर में क्या देखा कि भाई आपको गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक सीरीज में एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू 5000 से 10,000 ओम तक हो सकती है, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के कारण वहाँ से करंट मिस के कम जाएगा, वो भी एक गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करती है।
ठीक है। तो एज इसके आपको मालूम पड़ गया कि भाई शंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाना है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाना है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ओके, हम उसकी सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं और शंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देते हैं गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वाली कॉन्सेप्ट में, और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट वाली कॉन्सेप्ट में हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस आरटीपी वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, ओके, हमको स्टडी करना है कि भाई गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी डिटेल हमको डीप में स्टडी करनी है। ओके, तो कन्वर्ट टू गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, उसका प्रैक्टिकल भी आपको आएगा। ठीक है, फिजिक्स में उसका प्रैक्टिकल भी है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का। ओके, तो आपको क्या करना है कि भाई आपको जो आपके पास एमीटर होती है, तो एमीटर क्या करती है, एमीटर एक आपका मिस्टर सर्किट का करंट को मेजरमेंट करके वो आपको देगी। ओके, तो जैसे कि आपके पास कोई सर्किट अवेलेबल है, कोई ऐसी सर्किट अवेलेबल है, और यहाँ पे आपके पास बैटरी अवेलेबल है, और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर जी। ओके, दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ रेजिस्टेंस आर। ओके, तो ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, देखिए कि भाई गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है और उसके पास भी एक रेजिस्टेंस होती है। उसके पास कितनी रेजिस्टेंस होती है, जी जितनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको यहाँ से एक करंट का फ्लो होगा, ऐसे पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ऐसे आपका करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गई, तो सीरीज़ में हो गई तो आप मान लीजिए कि भाई एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिसके 20 ओम है और उसका रेजिस्टेंस है मिसके 40 ओम, तो दोनों का एडिशन करके कितना हो जाएगा, 60 ओम। तो 60 ओम हो गया तो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम हो गया तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम होती है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस जी हो जाएगी, और आर प्लस जी होगी तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो करंट का इक्वेशन क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सो दैट पोटेंशियल इज ए ड्रॉप। तो करंट आपकी क्या मिलेगी, आपको रॉन्ग मिलेगी। ठीक है, एक करंट आपकी एरर वाली फाइंड आउट होगी, वो करंट आपको अच्छी से मेजरमेंट करके वो नहीं देगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, देखिए कि भाई यहाँ से जो करंट आती है ना वो एम्पियर में आती है, और गैल्वेनोमीटर ओनली फॉर 10⁻⁻⁶ एम्पियर करंट को ही मेजरमेंट कर सकती है। और गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने स्टडी किया कि भाई गैल्वेनोमीटर के इनसाइड एक कॉपर की एक वायर तार की एक वाउंडिंग की हुई होती है, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसमें से जो इतना करंट जाएगा तो आपके एक जूलिट में आपने स्टडी किया था कि भाई H इज इक्वल टू I²RT, ये वाली इक्वेशन। तो इसमें क्या होगी कि भाई करंट की वैल्यू आप मैक्सिमम करेंगे तो इतनी एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे हीट मैक्सिमम जनरेट होगी, और कॉपर का तार इसके मेल्ट हो जाएगा तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा, तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसमें से आपको करंट का जो फ्लो होगा वो कम से कम आपको फ्लो करवाना पड़ेगा। तो कम से कम फ्लो करवाने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए कि भाई आपने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर जी, और उसके साथ आपने एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दी है। ओके, ऐसे आपने उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस आपने लगा दी है। ठीक है, ओके, ऐसे आपकी सर्किट बन गई। ओके, देन आफ्टर आपने जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया है उसको हम बोलेंगे कि शंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों शंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, वो गैल्वेनोमीटर का प्रोटेक्शन वो करेगा। वो कैसे प्रोटेक्शन करेगा, और देन आफ्टर अभी आपको ये स्टडी करना है कि भाई ये जो शंट ऑफ रेजिस्टेंस एस की वैल्यू होती है वो एस की वैल्यू जी से कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, वो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, देखिए कि भाई आपको एस की वैल्यू आपको कम रखनी पड़ेगी, जी की वैल्यू से आपको कम रखनी पड़ेगी। क्यों कम रखनी पड़ेगी, कि भाई जहाँ से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस का मीनिंग इसके अपोज करना होता है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो मैक्सिमम करंट कहाँ से पास आउट होगा, शंट ऑफ रेजिस्टेंस में। और आपको भी ऐसा ही करना है कि भाई गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट पास आउट ना हो। तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास आउट हो सके, गैल्वेनोमीटर में एक IG जितना करंट ही पास आउट हो सके। IG करंट का मीनिंग क्या होता है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर करंट, वेयर IG इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर करंट।
हम उसको क्या बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही सा ही करंट हमको IG गैल्वेनोमीटर में से हमको पास आउट करना है। अगर इसमें से आपने ज़्यादा पास आउट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल करंट कितनी आती थी, I करंट आती थी, और ये हमारी है जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, I माइनस IG जितना फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट आपका एक शंट ऑफ रेजिस्टेंस में से पास आउट होगा, ठीक है। तो ऐसी आपने यहाँ पे उसका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया कि भाई गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक शंट ऑफ रेजिस्टेंस को एक पैरेलल में लगा देते हो, तो इसमें से मैक्सिमम करंट का फ्लो हो जाएगा, तो आपका गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमको ये शंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लूप का मैं नाम दे देता हूँ कि भाई दिस लूप इज ABCD। ओके, देन अपन अपनी डायरेक्शन में स्विच में कर सकता हूँ कि भाई हमारी डायरेक्शन है ABCD। ओके, तो ABCD मीन्स कि हमको ABCD A। ओके, तो ए थी बी तरफ हमको जाना है। तो ए थी बी तरफ हमारी करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, हमारी डायरेक्शन में आ रही है। वो तेरे पर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस भी होता है G। तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी डायरेक्शन में आ रही है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं IG इंटू G। ओके, देन आफ्टर B2C में कोई नहीं है। ओके, देन आफ्टर C2D में कितनी करंट आ रही है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो हमको उसको माइनस इंडिकेट करना है कि भाई माइनस I इंटू IG इंटू S इज इक्वल टू 0। ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई शंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वाली टर्म है, उसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पे देखिए IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। ओके, तो एस को मैं सब्जेक्ट की बना देता हूँ, तो एस इज इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। दिस इज द शंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गई। और देन आफ्टर ये यहाँ पे देखिए कि भाई आपने स्टार्टिंग में इसके इसमें सीरीज में लगाया हुआ था, तो सीरीज में लगाने से क्या हो रहा था, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी, R से ज़्यादा हो गई थी। और पैरेलल लगाने से क्या होगा, देखिए पैरेलल लगाने से ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दो ही रेजिस्टेंस है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि भाई G इंटू एस अपॉन G प्लस एस में लिख दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई G इंटू एस और G प्लस एस। ओके, पर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो एस की वैल्यू बहुत कम होती है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एस इज लेस देन G। ओके, तो उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, G इंटू एस अपॉन G। तो G इज कैंसर, ओनली फॉर R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बन रही है, S। यहाँ पे R इक्विवेलेंट S बन रही है। ओके, तो और S की वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, और S प्लस R इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। S की वैल्यू होती है 0.001 समथिंग, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देगा हम इसके, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा इसके इंक्रीज नहीं कर पाएगी। ओके, तो ऐसी उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ऐसे आपने उसको प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ओके, हमको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। जैसे हमने ए मीटर में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही हमको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर हमको पोटेंशियल बताती है, वो पोटेंशियल कहाँ पे सेम होती है, पैरेलल कनेक्शन में सेम होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पैरेलल लगाना पड़ेगा। ओके, तो पैरेलल लगाने से क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि भाई आपके पास यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है R, और यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है AC। ओके, और ये रेजिस्टेंस की इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा G। ओके, ठीक है। और यहाँ से इसके मान लीजिए कि भाई यहाँ से करंट का फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक गैल्वेनोमीटर क्या बतानी चाहिए, I इज इक्वल टू VR इक्वेशन होती है बेसिक ओम्स लॉ की इक्वेशन। I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR इक्वेशन होती है हमारी ओम्स लॉ की। ओके, तो I इज इक्वल टू आप 5 पुट कीजिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20, सो दैट 100 वोल्ट। बट यहाँ पे क्या होती है, देखिए कि भाई यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ऐसे आपकी करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है। तो यहाँ से करंट का डिवाइड होती है, यहाँ से एक करंट जाती है और यहाँ से भी करंट जाती है। अब यहाँ से करंट का फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस 20 से ज़्यादा होगी तब भी यहाँ पे तो करंट का फ्लो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है। सो दैट तो यहाँ पे करंट का फ्लो होता है 1 एम्पियर, कम फ्लो होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R से आपने मान लिया कि भाई कम है, ठीक है। ओके, मिसके उसकी वैल्यू मिसके G की वैल्यू R से ज़्यादा है, ऐसा R से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से कम मिसके करंट का फ्लो हो रही है, और यहाँ से एक 4 एम्पियर करंट जाती है। तो गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग बताएगी, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ वोल्ट मीटर, वो रीडिंग बताएगी V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से करंट का फ्लो होती है 4
4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। तो ए रीडिंग क्या बता रही है, रॉन्ग बता रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जा रही है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट को हमको डिक्रीज करना है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ हमको सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर लगाना पड़ेगा। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी कि भाई 5000 से 10,000 ओम तक हो सकती है। ठीक है, ओके, इतनी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है। ओके, तो उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। उसको सीरीज में लगाने से क्या होगा अभी कि भाई यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही थी और ओनली पर यहाँ पे अभी उसमें से 0.1 एम्पियर की करंट जा रही है, और यहाँ पे कितनी करंट जाएगी कि भाई 5 माइनस 0.1 कीजिए तो 4.9 एम्पियर करंट यहाँ से चली जाएगी। तो उसकी पोटेंशियल का वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट होगा, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। सो दैट 4.9 इंटू 20 इज इक्वल टू 19.8 पोटेंशियल उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, वो सीरीज में हमको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिस इज आर और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर जी लगाया हुआ है। ओके, ए टर्मिनल का मैं नाम देता तो ए और बी टर्मिनल। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल इसका मैक्सिमम है, तो आपकी करंट ऐसी जा रही है। ओके, ये करंट कितनी जा रही होगी, आई जी जितनी करंट जा रही होगी। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ए का पोटेंशियल होगा वी ए पोटेंशियल, ए करंट की डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन में है तो हम कंसिडर कर लेंगे पॉजिटिव आई जी इंटू आर, ये भी पॉजिटिव हम कंसिडर कर लेंगे आई जी इंटू जी और इज इक्वल्स टू वी बी। ओके, तो वी ए माइनस वी बी हमको निकालनी है, वी ए माइनस वी बी। ओके, तो ए माइनस माइनस मिस के यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये माइनस आई जी इंटू आर और माइनस आई जी इंटू जी। ओके, तो वी ए माइनस वी बी मिस के उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा वी, और हमें माइनस माइनस साइन हम हटा देते हैं। ओके, और देना पर हमको आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि भाई इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई जी जी को मैं इस साइड में ले आऊँगा, तो आई जी जी को मैं इस साइड में लाता हूँ। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी एक गलती हो गई कि भाई यहाँ पे माइनस मिस के वी ए माइनस वी है, पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारी होती है, यहाँ पे तो पोटेंशियल मिस के 0 हो जाती है। ठीक है, ओके, तो वी ए का पोटेंशियल ये प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, तो वी ए माइनस वी बी को आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस वी लिख सकते हो। ओके, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन नहीं आपको निकालना है कि भाई आपको आई जी इंटू आर और प्लस आई जी इंटू जी इक्वेशन है आपका। ओके, तो आपको क्या करना है कि भाई आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए वाली टर्म आप इस साइड ले आए तो माइनस हो जाएगी। ओके, तो ये माइनस हो जाएगी और यहाँ पे v माइनस आई जी इंटू जी होती है, v माइनस आई जी इंटू जी। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुई, आई जी इंटू आर, और हमको आर ही निकालना है ना, तो आई जी को मैं इसके साइड ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा कि भाई आर इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी। ओके, देना पर हमको क्या करना है कि भाई उसको सेपरेट देना है, ए आई जी को मैं उसके साथ भी सेपरेट दे दूंगा और इसके साथ भी सेपरेट दे दूंगा। तो आर इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड आउट होगा, वी अपॉन आई जी और माइनस जी फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। ओके, तो ऐसे आप एक उसकी इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। ओके, आपको एक बेसिक याद क्या रखना है, आपको एक बेसिक याद ये रखना है कि भाई गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक पैरेलल में एक शंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो आपको याद रखना है। और शंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, ओके।